नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे पदों के भेद में क्रिया, जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे पहले मैंने इन पदों के भेद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, उसको भी देखना ना भूलिए दोस्तों। और उससे पहले हम क्रिया देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और जो समझ ना आए उस पर कमेंट तो बिल्कुल कीजिए ताकि मैं उस पर और भी मेहनत कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्रिया। क्रिया का कहने का मतलब कि जिन शब्द से क्रिया का होना या पाया जाए या उस स्थिति का बोध हो, अर्थात क्रिया हो गया हो, ये आपको लगे, तब वहाँ क्या होगा, क्रिया संपूर्ण माना जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन शब्दों से किसी क्रिया का होना या पाया जाए या ऐसी स्थिति का बोध हो, उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है। और क्रिया, हिंदी में क्रिया का प्रभाव किससे किससे पड़ता है तो देखेंगे लिंग, वचन और पुरुष शब्द से, पुरुषों से ही क्रिया में क्या होता है, प्रभाव होता है। जैसे कि देखिएगा क्रिया, क्रिया की हमने परिभाषा देख लिया। अब क्रिया के हमने कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि खेलना, खेलना हो गया। दूसरा हो गया पढ़ना। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर लड़ना भी कह सकते हैं, ये भी एक क्रिया है। चौथा कह देते हैं आपस दौड़ना, दौड़ना भी एक क्रिया है। तो ये खेलना, पढ़ना, लड़ना, दौड़ना, ये सब क्रिया हो जाएंगे। अब क्रिया को जानने से पहले हम क्रिया के मूल रूप को जान लेते हैं। अर्थात क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, तो धातु। किसे कहेंगे, धातु। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धातु ही क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा खेलना, पढ़ना, लड़ना, दौड़ना। अब हमने देखा था क्रिया में क्रिया को प्रभावित करने वाले जो 3 शब्द हैं कौन कौन सा है, तो देखते हैं। जैसे कि पहला है जो प्रभावित करता है, लिंग करता है। दूसरा है यहाँ पर वचन। तीसरा है पुरुष। ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब नदी यहाँ पर क्या है, एक स्त्रीलिंग है, बह रही है बोल रहा है, रहा तो नहीं बोल रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि नदी बहने की कार्य कर रही है, परंतु वह कौन है, स्त्रीलिंग है, लिंग हो गया। वचन, एक नदी बह रही है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ठीक है। तो ये हो गया, पता चल गया। दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं श्याम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर श्याम क्या हो गया, पुरुष हो गया। लिंग पता चल गया कि लड़का है। ठीक है। वचन, वचन क्या है, श्याम एक है, केवल एक है। ठीक है। वचन हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे दोस्तों, परंतु यहाँ पर वचन, एक वचन, द्विवचन, यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक है। ठीक है, श्याम पढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें इन तीनों में प्रभाव पड़ता है क्रिया में, तो देखते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल गया। अब हम देखेंगे धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है, मूल रूप धातु होता है। और धातु से ही, धातु के ही प्रत्यय में अगर ना लग जाए तो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि हमने देखा था दौड़ना, दौड़, ये क्या हो गई, धातु हो गई। और दौड़ से क्या बनेगा, दौड़ना बन जाएगा। पढ़, पढ़ से क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। खेल, ये सब क्या है, धातु शब्द हैं। अब इसके लास्ट में हमने ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाता है, वो क्रियाओं में बदल जाता है। खेल से क्या हो जाएगा, खेलना हो जाएगा। तो इस तरह से धातु के क्रिया का मूल रूप धातु होता है, और धातु शब्द के अंत में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा, वह क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कैसे कैसे होते हैं, तो उसको हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के भेद को हमने चार्ट के अनुसार मैंने समझाने का प्रयास किया। तो क्रिया देखते हैं। सबसे शुरू भेद, तो मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। मूल क्रिया और मौलिक क्रिया को ही हम धातु कहते हैं।
कहने का मतलब मूल क्रिया और मौलिक क्रिया को धातु, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। अब वो सेकेंड भेद हो जाता है यौगिक। यौगिक क्रिया क्या होते हैं कि मूल से ही बना हुआ, यानी धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया या एक से अधिक क्रियाएं मिलकर क्या बनेंगे, यौगिक क्रियाएं बनाने की प्रयास होता है, ठीक है, तो इसे यौगिक क्रिया बोल दिया जाता है। अब यौगिक क्रिया के ही भेद को हम क्रियाओं में ही पढ़ेंगे, जैसे कि कर्म के आधार पर पहला सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में कर्मक क्रिया है और अकर्मक में भी कर्मक क्रिया है, परंतु हम इसके डिफरेंट को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सकर्मक क्रिया के भेद हो जाएंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक भी होते हैं, ये सकर्मक क्रिया के भी भेद हो जाएंगे इसमें। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, क्रियार्थक और एक प्रेरणार्थक, तो ये दो भेद हो जाएंगे दोस्तों। अन्य क्रियाएं में हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रियाएं पूर्व में हो चुकी हैं, ये होता है पूर्वकालिक क्रियाएं। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं के मिल से ही संयुक्त क्रिया हो जाते हैं। एक होता है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं और विशेषण के रूप में होते हैं, उसको नाम धातु भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, नाम धातु मैं अलग से बता दूंगा। और एक होता है सहायक क्रिया, जो अन्य की सहायता से ही जो क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। और कालवाचक क्रिया, जो समय के अनुसार ही क्रियाओं का निर्धारण होता है, वह कालवाचक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हमने चार्ट में हमने क्रिया के भेद को समझने का प्रयास किया। अब हम सबसे शुरू हम यौगिक क्रिया का ही कर्म के आधार पर से ही हम प्रारंभ करेंगे, जो सर बहुत ही क्वेश्चन, यानी जो पेपर सीजी व्यापम में, पीएससी में और अन्य भी केंद्र के पेपरों में भी सकर्मक कर्म क्रिया को अधिकतर पूछा जाता है, तो यही मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे एक एक करके। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कर्म के आधार पर हमने दो भेद देखे थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कहने का मतलब इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइंड करता हूँ कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर छोड़कर कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म, ठीक है। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया, एक होता है, ये होता है सकर्मक, अब ये होता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही रह जाता है या कर्ता का ही प्रभाव पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये दोनों में भेद है। देखिए, इसमें स है और इसमें आ है। स मतलब कर्म क्या होगा, साथ में होगा, और अकर्म मतलब कर्म, आ लिखा है मतलब ना, अर्थात अकर्मक में कर्म साथ ना होकर क्या होगा, कर्ता पर ही रह जाता है, वही क्या होगा, अकर्मक क्रिया। हमने YouTube में एक कारक का पहले वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको जरूर देखिए दोस्तों, तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब इसमें अंतर है, साथ में कर्म होना इसमें होता है, और अकर्म मतलब इसमें साथ में कर्म ना होकर क्या होगा, कर्म तो होगा परंतु उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है। कर्म तो दोनों में है, कर्म शब्द क्या है, दोनों में है, परंतु एक में साथ होता है और एक में साथ नहीं होगा, यही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे हम एक एक परिभाषा से, एक एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे शुरू हम सकर्मक क्रिया में देखते हैं। सकर्मक क्रिया मैंने बताया कर्म भी कर्म पर रहता है प्रभाव। देखिए, अब उदाहरण देते हैं कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक है, लड़के को पीटा, कर्ता ने कर्म को पीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ता ने कर्म को पीटा। अब किसको पीटा, तो लड़के को पीटा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, देखिए समझना है सकर्मक क्रिया तो आपके माइंड से ही ये समझ में आएगा। जैसे कि इस पर क्वेश्चन बनता है, जैसे अध्यापक, यहाँ पर कौन है, कर्ता कौन हो गया, कर्ता अध्यापक हो गया, कर्ता ने हो गया कर्ता, कर्म कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, को पीटा। तो कर्म का प्रभाव, देखिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है। किसका प्रभाव, कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, अर्थात लड़के पे पड़ रहा है, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण लेके चलते हैं इसमें, दूसरा
राम कार चलाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या चलाता है? तो कार चलाता है। क्या चलाता है? कार चला। किसको चलाता है? तो कार को चलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा और आप आंसर दे भी सकते हैं। तो राम, यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। कर्म किस पर पड़ रहा है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, चलाया। ठीक, तो कर्म कौन हो जाएगा? कार हो जाएगा। तो इस तरह से चलाने का कार्य किस पर पड़ रहा है? कर्म किस कार पर पड़ रहा है? कर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। क्या चलाता है? तो कार चलाता है। किसको चलाता है? तो कार को चलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मोहन सर को खुजाता है। पढ़ते हुए सबका सर खुजाता है कि नहीं? जब समझ में आया तो सर ही खुजाता है। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण से, मोहन सर को खुजाता है। अब यहाँ पर क्या खुजाता है? तो सर को खुजाता है। किसको खुजाता है? तो सर को खुजाता है। ठीक है, तो खुजाने का कार्य किस पर पड़ रहा है? सर पर पड़ रहा है। ठीक है, मोहन सर को खुजाता है। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। अर्थात दो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देना, क्या और किसको, ये दो वर्ड हो गए और इस पर ये दोनों उस पर लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर राम गीता पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है? गीता। क्या पढ़ता है? गीता। किसको पढ़ता है? तो गीता। ठीक है, पढ़ाई का कार्य कर रहा है तो गीता पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको सकर्मक में दिखेगा। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे हम अकर्मक। तो आपको बिल्कुल देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में मैंने उदाहरण लिख दिया है। तो देखिए पहला देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रही है। उड़ रहे हैं, लिख देते हैं, उड़ रहे हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। परंतु देखिए कर्ता कौन हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। उड़ने का कार्य जरूर कर रहे हैं, परंतु आकाश स्थान, यहाँ पर आकाश कार्य न होकर स्थान है, आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं? तो पक्षी उड़ रहे हैं। ये डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़ रहा है? यानी कर्म का जो फल है वो किस में पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। आकाश यहाँ पर क्रिया ना होकर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्थान हो रहा है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, अधिकरण में हो रहा है, में हो रहा है, ये स्थान बता रहा है। ठीक है ना कि कार्य बता रहा है। तो याद रखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? किसको उड़ रहे हैं? ये आपको कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं, गीता पढ़ रही है। गीता पढ़ रही है कहने का मतलब क्या पढ़ रही है? तो कुछ पता चल रहा है। किसको पढ़ रही है? कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कर्म का, गीता पढ़ने का तो कार्य जरूर कर रही है, परंतु किस पर प्रभाव पड़ रहा है? गीता पर ही पढ़ रही है। ठीक है ना, परंतु किसी कार्य को बताया नहीं गया है और उसका उस पर का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीता पर पड़ रहा है। राम दौड़ रहा है। राम दौड़ने का कार्य जरूर कर रहा है, परंतु यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राम पर ही ये कर्ता हो गया राम, और कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर ही पड़ रहा है। तो इस तरह से ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको समझना है दोस्तों, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, मतलब ये आपको क्वेश्चन खुद से करना है और उसी से आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद देखेंगे, जिसमें हमने देखा था एक कर्मक और द्विकर्मक। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद हमने देखा, दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक अर्थात जिसमें एक कर्म हो और द्विकर्मक अर्थात जिसमें दो कर्म हो। तो इसका एक एक उदाहरण देखते हैं। इसमें आसानी है, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है जो ना समझ आए। ठीक है, तो देखते हैं जिसमें एक कर्म हो, जिसमें जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, राम आम खाया। राम क्या खाया? आम खाया। ठीक है, मतलब खाना, देखिए ये क्रिया ये है। अब क्या खाया? तो आम खाया। आम एक क्रिया है। ठीक है, एक क्रिया यहाँ पर है, खाया, क्या कर खाया? तो आम खाया, एक क्रिया है। अब यहाँ पर यही इसी का ही उदाहरण दूसरा देख लेते हैं, राम बच्चों को आम खिलाया।
ठीक है। राम बच्चों को आम खिलाया, तो खिलाया, किसको खिलाया? आम, एक क्रिया हो गई। और यहाँ पर किसको खिलाया? बच्चों को खिलाया, यहाँ पर दो क्रिया हो गई। तो ये पहला क्रिया, ये दूसरा क्रिया। तो इस तरह से इसमें एक क्रियाएं होंगी जिसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसमें दो क्रियाएं होंगी इसे उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। आम भी एक क्रिया और बच्चा भी, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्रिया हैं। इसी तरह शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक पाठ पढ़ाया, ठीक है, एक क्रिया हो गई। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो पाठ और बच्चों को, तो ये दो क्रियाएं हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं सकर्मक के भेद होते हैं, और हमने उसका दोनों उदाहरण देख लिया। ये पेपर में भी आते हैं आजकल, तो ये भी समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज यही तक। तो इस तरह से ये सकर्मक के भेद हो गए दोस्तों। तो आज हम यही तक रखेंगे। तो क्रिया के भेद को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, और भी भेद हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज यही तक है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ना समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यही तक रखते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।